आप सभी को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की खोज का प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। सर्वप्रथम पाठ का वाचन शुरू करेंगे। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि अहमदनगर के किले का चित्र दिया गया है और इसके नीचे सैकड़ों बहुत ही बड़ी संख्या में काफ़ी सारे बंदी हैं। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। ये आज़ादी के बाद का समय है। फिर आप देख सकते हैं कि उनके कमरे की संख्या दी गई है कि रूम नंबर 8 यानी कमरा संख्या 8 में वो रहा करते थे। और अहमदनगर किले के कक्ष में का चित्र भी दिया गया है जहां उन्हें 42 से 45 के बीच में रखा गया। अतीत का भार। इसी प्रसंग में आगे जवाहरलाल नेहरू जी एक नए विषय को शुरू करते हैं, अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैंने भी बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियां देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है।
हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। इस प्रकार पाठ का वाचन समाप्त हुआ और अब हम इस पाठ के सारांश की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में उन्हें कई बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। अहमदनगर के किले में उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। ये आखिरी बार था जब नेहरू जेल में डाले गए। ये जेल में बिताया गया उनका सबसे लंबा वक्त था। 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक वे अहमदनगर जेल में कमरा संख्या 8 में रहते थे। 13 अप्रैल 1944 को वे लिखते हैं कि जेल में रहते हुए 20 महीने से ज़्यादा का था। इसका पता उन्हें शुक्ल पक्ष में उगे हुए नए चंद्रमा से लगता है, जो उन्हें एक नए महीने के आगमन की सूचना भी देता है। इस तरह चांद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर था, जिसने इस जेल में न केवल उनका स्वागत किया अपितु भविष्य के प्रति आशान्वित भी किया कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस जेल में भी उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया। वे कई घंटे तक तपती धूप में फूल की क्यारियां बनाते। वहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीले एवं पुराने मलबों से भरी हुई। इस किले से संबंधित एक घटना उन्हें याद आई। इसी किले में चांद बीबी नाम की एक साहसी महिला थी, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। खुदाई के दौरान जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। बागवानी जारी रखने के साधनों के अभाव में उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। अंत में उन्होंने इतिहास के विषय में कहा कि अतीत का दबाव कभी कभी अभिभूत करता है, लेकिन कभी कभी यह दमघोटू भी होता है। मानव के हैरत अंगेज साहसिक कारनामे हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन पराजयों की दुखद यंत्रणा हमें दुखी करती है। अंततः भारत की विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की इच्छा से प्रभावित हो उन्होंने लिखना शुरू किया। धन्यवाद।